हेलो दोस्तों, आपका मल्टीवर्स में स्वागत है। और आप जैसा जानते हैं, हम आपके साथ रोज मिलते हैं और स्पेस टाइम में जो नई इवेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। आज सितंबर 15 है। चलिए जानते हैं आज ऐसा क्या खास हुआ है जो हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट में JWST भी बोलते हैं। और JWST ने कुछ पिक्चर्स हमें भेजे हैं, और जब साइंटिस्ट ने इसको देखा और उस पर अध्ययन किया तो एक पैनिक क्रिएट हो गया। पैनिक क्रिएट इसलिए हो गया क्योंकि JWST का जो मेन उद्देश्य था वो पता लगाना था कि जहाँ पे हबल टेलीस्कोप नहीं देख पा रहा है उन जगहों पे देखना, और वहां से पता लगाना कि भाई बिग बैंग में क्या सिचुएशन थी, या बिग बैंग को ही देखना। क्योंकि हमारा जो मानना है कि बिग बैंग हुआ उससे हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ, तो बिग बैंग को देखना। और एक लिमिट आती है जिसमें जो हबल टेलीस्कोप है, जिसने हमारे ज्ञान में काफी वृद्धि की है स्पेस टाइम के को लेके, तो उसकी लिमिट जहाँ खत्म होती है वहां से जेम्स वेब को चालू करना था। क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेस में देखता है तो उससे आगे भी देख सकता है, जबकि हबल है सो विजिबल लाइट देखता है। तो जहां पे उसको दिखना बंद हो जाता है तो वहां इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जेम्स वेब देखेगा। तो जेम्स वेब ने कुछ फोटोग्राफ्स भेजी जिससे पैनिक क्रिएट हो गया। अब पैनिक क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि ऐसा मानना था कि जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, तो उस समय बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई कि पहले बहुत बड़ा था, बहुत छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, और उसके बाद धीरे धीरे स्टार्स मैटर बना, स्टार्स बनने स्टार्ट हुआ। ये हमारी एक थिंकिंग, एक मान्यता है। और आज हम देखते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है बड़ा स्मूथ है। बड़े बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी हैं, जैसे हमारी खुद की एक गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, इसका नाम है मिल्की वे। तो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हम देखते हैं, बड़ी स्मूथ फॉर्मेशन में हमें दिखाई देता है। तो ऐसा मानना था कि जब ये जो गैलेक्सीज बड़ी हुई वो आपस में मिल के हुई, आपस में टकरा के उनका साइज बढ़ा। तो ये जो प्रोसेस है इसको काफी अच्छी तरीके से हमने अध्ययन किया है, और गैलेक्सीज को फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो ऐसा मानना है कि जो गैलेक्सीज फॉर्म हुई वो जो यूनिवर्स बना उसके 1 बिलियन साल के बाद पहले छोटी गैलेक्सीज फॉर्म हुई, फिर ये छोटी गैलेक्सीज मिलके बड़ी गैलेक्सीज बनी जिनको हम आज देखते हैं। लेकिन जब जेम्स वेब ने ये फोटो खींच के हमें भेजा तो जेम्स वेब ने देखा कि बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बहुत पहले भी एग्जिस्ट करती थी। और अगर 1-2 गैलेक्सीज अगर होती वहां पे तो हमें लगता कि ठीक है, कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है, ये चांस की बात है कि 1-2 गैलेक्सीज बन सकती हैं। लेकिन सिर्फ 100 मिलियन ईयर्स बिग बैंग के बाद जेम्स वेब ने बहुत सारी गैलेक्सी, स्मूथ गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सीज देखी अपनी पिक्चर के अंदर, जिससे पैनिक हुआ है। पैनिक क्यों हुआ है? पैनिक इन द सेंस के मैं इसको पैनिक बोल रहा हूँ। पैनिक इसलिए हुआ है कि जो बिग बैंग थ्योरी है ये नलीफाई होती दिखाई दे रही है। क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी है ये ज्यादातर बिब्लिकल थॉट्स पे बेस्ड है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ था कि पहले अंधेरा था, फिर रोशनी हुई, उसके बाद यूनिवर्स फॉर्म हुआ, भगवान ने यूनिवर्स बनाया। तो उसको लेके हमने आगे बढ़े, और जो हमें प्रूफ मिले वो बिग बैंग थ्योरी को के साथ चलने वाले थे। लेकिन अब जेम्स वेब ने जो फोटो भेजी है उससे हमें अचंभा हुआ कि सिर्फ 100 मिलियन ईयर्स बिग बैंग के बाद इतनी स्मूथ और इतनी सारी गैलेक्सीज कैसे बनी। मतलब उस टाइम इतनी बड़ी गैलेक्सीज बनने के लिए समय ही नहीं था। तो इसका मतलब ये होता है कि शायद बिग बैंग ना हुआ हो और हमारी बिग बैंग की थ्योरी गलत हो सकती है। इस पे काफी शोध हो रहा है, और जेम्स वेब का जो टेलीस्कोप है वो और इंफॉर्मेशन भेज रहा है। इस पे और विचार विमर्श होगा और इस पे अध्ययन होगा। हो सकता है कि बिग बैंग ना हुआ हो और जो हमारे यूनिवर्स है इसके फॉर्मेशन के लिए कुछ और प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये आज की एक बड़ी इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने सबसे पहले शेयर करना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब जानते हैं कि डार्क एनर्जी है
लेकिन डार्क एनर्जी को किसी ने देखा नहीं। डार्क एनर्जी कैसे बनती है किसी को मालूम नहीं, कहाँ से पैदा होती है किसी को पता नहीं, लेकिन डार्क एनर्जी है। अब डार्क एनर्जी क्यों है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा चीज पाई जाती है वो डार्क एनर्जी है। ऐसा माना जाता है कि 70% हमारी यूनिवर्स में जो जो चीज है वो डार्क एनर्जी है। लेकिन वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके पीछे क्या चीज होती है जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसके लिए, इसको पता लगाने के लिए नासा साइंटिस्ट ने एक स्पेशल टेलीस्कोप बनाया जिसका नाम है DE कैम। अब ये DE कैम क्या होता है? DE मतलब डार्क एनर्जी कैमरा। तो ये जो DE कैम है, इसका काम है सिर्फ एक पॉइंट पे केंद्रित रहना और उस पॉइंट के ऊपर जो चेंजेस, मैटर में चेंजेस हो रहे हैं उसको ध्यान से देखना और बहुत सालों तक उसका अध्ययन करना। तो DE कैम जो है वो लॉबस्टर नेबुला को देख रहा है। अब लॉबस्टर नेबुला एक ऐसी चीज है जो एक बहुत ही एंशिएंट सुपरनोवा हुआ था किसी बड़े स्टार का, और वो अभी तक एक्सपैंड कर रहा है। क्योंकि डार्क एनर्जी है वो एक्सपेंशन करती है यूनिवर्स का। तो ये जो पुराना सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है, इसका एक्सपेंशन में डार्क एनर्जी का कितना रोल है, इसका कैलकुलेशन DE कैम टेलीस्कोप के थ्रू किया जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं डार्क एनर्जी को ना देखा जा सकता है ना महसूस किया जा सकता है। उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही बड़े एरिया पे आता है। मतलब जैसे हमारे लेवल पे हमें डार्क एनर्जी का इफेक्ट महसूस नहीं होता क्योंकि हम बहुत छोटे हैं यूनिवर्स के साइज के हिसाब से। लेकिन अगर आप बड़े एरिया को देखें तो वहाँ डार्क एनर्जी का इफेक्ट दिखाई देता है। तो जो लॉबस्टर नेबुला है ये पुराना सुपरनोवा एक्सप्लोजन है और ये एक्सपैंड अभी तक हो रहा है। तो इसके एक्सपेंशन के पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस का हाथ तो नहीं है क्या? इसके पीछे कोई डार्क एनर्जी का हाथ तो नहीं है? ये इसका अध्ययन DE कैम कर रहा है और ये पिछले 5 साल से कर रहा है। इसकी फाइंडिंग्स कुछ दिनों में हम तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन इससे DE कैम के कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा कि ये जो एक्सपेंशन है इसके नेबुला का, ये जो इनिशियल एक्सप्लोजन था उसकी वजह से हुआ है या डार्क एनर्जी उसको अब एक्सपेंड करने में मदद कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेशन के साथ। और ये हमारा सबसे चहेता सब्जेक्ट है एलियंस। हम सब जानते हैं कि एलियंस आएंगे और हमारे रिसोर्सेस को और सब चीज़ों को ले जाएंगे, हम पे अटैक करेंगे या हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। इसका कहना तो मुश्किल है, लेकिन एलियंस के बारे में बहुत सालों से चर्चा हो रही है। बहुत सारे UFOs देखे जा रहे हैं। ये भी बोला जा रहा है कि एलियन इंसानों को और जानवरों को अपहरण करके ले जाते हैं, उन पर शोध करते हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज के मॉडर्न टाइम में बोला जा रहा है। ये बहुत सालों से हमारे स्क्रिप्चर्स में भी, बहुत पुरानी किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि एलियंस यहाँ पे आते थे। तो ऐसा क्या है कि जो बाहर के जो एलियंस आते थे, इंटेलिजेंट लाइफ जो ह्यूमन नहीं होते थे और उनका आपस में इंटरेक्शन होता था। अगर आप पुराने ग्रंथों को पढ़ें तो पता चलेगा 2-3 तरीके के अलग अलग स्पीसीज एलियंस, इंटेलिजेंट एलियंस आते थे धरती पे और वो इंटरेक्ट करते थे ह्यूमंस के साथ। तो हमारी काफी खोज हो रही है भाई एलियंस को हम पता लगाएं कि किधर है भाई एलियंस जो हमारी किताबों में लिखे हैं। लेकिन एलियन, इंटेलिजेंट एलियन तो दूर, हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं मिला और हमारे सोलर सिस्टम में भी नहीं मिला। हमने इतने शोध किया मार्स पे, वीनस पे, हमें कोई कहीं पे भी लाइफ नहीं मिली। तो अब हम देखते हैं दूसरे स्टार्स में कहीं कॉलोनी तो नहीं है, कोई दूसरा एलियन लाइफ तो नहीं रहती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर एलियन यहाँ पे आए, हिस्ट्री में हमारे जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो अपने कुछ एविडेंस यहाँ छोड़ गए हों। और अगर हम बाहर के सोलर सिस्टम के बाहर ना देख के अपने सोलर सिस्टम में ही अगर थोड़ा रिसर्च का दायरा बढ़ाए तो हो सकता है एलियंस के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने सोलर सिस्टम में ही मिल जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम एक छोटी जगह नहीं है। अगर आप देखें जो हमारी अर्थ है वहां तक लाइट पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं और उसको हम डिस्टेंस के बहुत सारे डिस्टेंस है, मैं आपको बोर नहीं करूंगा उससे। लेकिन अगर हम उसको डिस्टेंस का अगर उसको यूनिट बनाएं तो हम उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसमें डिस्टेंस जो अर्थ का सन के साथ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। लेकिन जो हमारा जो नॉन प्लैनेट है, 8वां प्लैनेट नेपच्यून, वो धरती से, सूरज की से धरती के मुकाबले 30 गुना बाहर की तरफ है। 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उतनी दूर पे जाता है। तो आप समझिए कि कितना दूर होगा ये।
30 गुना डिस्टेंस है उसका हमारे मुकाबले। लेकिन ये आखिरी चीज नहीं है हमारी सोलर सिस्टम में। सबसे आखिर में जो अभी हमारे को मालूम है वो है ओर्ट क्लाउड। वो 1 लाख गुना ज्यादा हमसे दूर है। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये एक छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। और अगर हम इसमें अपना ध्यान और अपनी एनर्जी यहाँ पे खोज करने पे लगाएं तो हो सकता है कुछ जो पास्ट में जो एलियन हमारे से मिले आके, उनका कुछ एविडेंस यहाँ पे हमें मिले और हम दूसरे ग्रहों को देखने के बजाय अपने ही सोलर सिस्टम में अगर ढूंढें तो हमें शायद ज्यादा सफलता मिल सकती है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जब जो कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे इजी जो कम्युनिकेशन वो रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। तो अगर एलियंस भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो और रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो सिग्नल भी हमें ढूंढना चाहिए। और हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है कि जो नेचर में रेडियो वेव्स जो पैदा होती हैं वो अलग होती हैं और जो आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती हैं रेडियो सिग्नल्स के तहत वो अलग होती हैं। तो हमें उनको डिफरेंशिएट करने की नॉलेज है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई ब्लैक होल या सुपरनोवा एक्सप्लोजन से अगर रेडियो वेव्स निकल रहे हैं वो कितने भिन्न हैं जो अगर आर्टिफिशियल किसी तरीके से निकल रहे हैं। तो हमें इस चीज का भी खोज करनी चाहिए कि कोई सिग्नल मतलब ज्यादा एनर्जी हमारी जो हमारे एफर्ट्स है इस चीज में लगाना चाहिए कि हम अपने ही घर पे अपने ही आसपास के एरिया में पहले एलियंस के एविडेंस को ढूंढें और ये ना करें कि हम बाहर के किसी ग्रह पे अपने दोबारा से मतलब उसको ढूंढना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी बहुत बड़ी जगह है और इसमें खोज करने में काफी समय लगेगा। तो हो सकता है हमें कुछ एलियन विजिटेशंस के हमें एविडेंस मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेशन के लिए। अगला इंफॉर्मेशन है फॉर्मेशन ऑफ यंग स्टार्स। जो हबल टेलीस्कोप है हम सोचते हैं कि 30 साल पुराना है और अब तो उसकी लाइफ पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। और JWST भी आ गया तो अब वो नई नई खोजें करेगा तो हबल की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ये लेटेस्ट पिक्चर है जो हबल ने हमें भेजा है, ये स्मॉल मैजेनेटिक क्लाउड में एक स्टार फॉर्मेशन की पिक्चर है। ये एक स्पाइरल वे में घूम रहे हैं, एक स्पाइरल फॉर्मेशन के अंदर है। इसका मतलब यह है कि इनके बीचों बीच कोई बहुत ही हाई ग्रेविटी वाली ऑब्जेक्ट है जो इनको अपनी तरफ खींच रहा है। और ये सारे के सारे स्टार जो हैं ये नए स्टार्स हैं और क्योंकि ये खिंचाव हो रहा है और उसकी वजह से स्पाइरल फॉर्म में घूम रहे हैं, इसका मतलब ये एक कोई ऐसी शक्ति है या ऐसा कोई ब्लैक होल है जो स्टार फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। अभी ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो पिक्चर है ये स्मॉल मैजेनेटिक क्लाउड के एक छोटे से एरिया की है। अब ये स्मॉल मैजेनेटिक क्लाउड क्या है? ये एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जो हमारे मिल्की वे के चारों तरफ चक्कर काट रही है। एक्चुअली हमारे मिल्की वे के चारों तरफ करीब 28 से 29 स्मॉल गैलेक्सीज हैं जो चक्कर काट रही हैं और वो इवेंचुअली हमारे मिल्की वे में क्रैश होंगी एक दिन। तो इसी तरह से 2 गैलेक्सीज हैं, एक का नाम है लार्ज मैजेनेटिक क्लाउड और दूसरे का नाम है स्मॉल मैजेनेटिक क्लाउड। दोनों ही हमारे मिल्की वे की कोलिजन कोर्स में है। तो ये स्मॉल मैजेनेटिक क्लाउड है, छोटी गैलेक्सी है। इसके अंदर अगर फ्रेश स्टार फॉर्म हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई यूनिवर्स की प्रतिक्रिया काम कर रही होगी, क्योंकि अगर लार्ज गैलेक्सी में अगर नए स्टार बन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है। लेकिन छोटी गैलेक्सी में मटेरियल स्टार फॉर्मेशन के लिए होता नहीं है और इसके अलावा ये स्टार भी फॉर्म हो रहे हैं और एक स्पाइरल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये घूम रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है हबल ने हमें भेजा है एंड इसके वजह से हम ये जो प्रोसेस है जिसके तहत ये हो रहा है इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि नए स्टार फॉर्म कराने के लिए और कौन से नए तरीके यूनिवर्स में होते हैं, तो उन तरीकों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे जुपिटर से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। आप सब जानते हैं कि जुपिटर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है एस्ट्रॉयड और कॉमेट से जो बाहर से आते हैं या वो अपनी तरफ खींच लेता है और अपने अंदर समा लेता है इनको, तो जिससे हमारी तरफ रिस्क कम हो जाता है क्योंकि हम तो सेंटर में हैं सोलर सिस्टम के और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन जुपिटर जो था वो पहले थोड़ा सा पास में था, जब क्योंकि वो थोड़ा हमारे पास में था पहले, बहुत पहले 4 बिलियन ईयर्स पहले, तो उसके वजह से जो ये काम हम बचाने का कर रहे हैं वही उसका उलट करता था।
उस समय ऐसा होता था कि जो एस्ट्रॉइड और जो कॉमेट्स है वो धरती की तरफ फेंक देता था, और उसकी वजह से बहुत यहाँ पे बम्बार्डमेंट हुआ है, जिसको बोलते हैं लेट बम्बार्डमेंट का नाम दिया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो सारा पानी हमारे धरती पे पाया जाता है वो भी उसी के तहत उन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के धरती से टकराने की वजह से हमारे यहाँ पे पानी आया है। बहरहाल जब सैटर्न फॉर्म हुआ तो उसने जुपिटर को वापस अपनी तरफ खींचा और उसकी ऑर्बिट को सर्कुलर, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में तब्दील कर दिया। तब से जुपिटर हमारा प्रोटेक्टर बन के वहां घूम रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि अगर जुपिटर की ऑर्बिट थोड़ी सी इलिप्टिकल होती, एसेंट्रिक होती, तो धरती की और बाकी सब चीजों की भी जो ऑर्बिट है वो भी जुपिटर क्योंकि कंट्रोल करता है पूरे सोलर सिस्टम को, उनकी भी जो ऑर्बिट होती थोड़ी सी एसेंट्रिक हो जाती, थोड़ी सी इलिप्टिकल हो जाती, और धरती की भी जो ऑर्बिट है थोड़ी सी एसेंट्रिक हो जाती। तो उसकी वजह से जो धरती है वो सन के थोड़े ज्यादा पास होके निकलती एक साल के अंदर, जिससे कि यहाँ पे जो बर्फ जमा है वो पानी में तब्दील हो जाती। और अगर ऐसा होता तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज्यादा होता, और ज्यादा पानी मतलब ज्यादा रिएक्शन और लाइफ के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा पॉसिबल होते और हैबिटेबिलिटी बढ़ जाती। तो अगर थोड़ी सी जुपिटर की ऑर्बिट थोड़ी सी भिन्न होती जैसे अभी है तो हैबिटेबिलिटी अर्थ पे बढ़ जाती। लेकिन अगर थोड़ी ज्यादा ही इलिप्टिकल हो जाती तो हैबिटेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म होने का भी चांस है इसके अंदर। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अगर थोड़ी सी इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर जुपिटर की होती तो हमारे यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म अभी होते, या हो सकता है कि हमारे इनर सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट होते जहाँ पे लाइफ होने का चांस था, जैसे कि मार्स या अर्थ। अभी तो एक ही पे लाइफ मानी जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर जुपिटर की ऑर्बिट थोड़ी सी इलिप्टिकल होती तो वहाँ पे 2 प्लैनेट पे लाइफ होने का चांस बनता था। तो दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, और इसी के साथ ही मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। और आपके कुछ अगर कमेंट्स हैं तो हमें ज़रूर भेजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।